हेलो बच्चों, एवीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। आशा करते हैं कि आपने वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध 12 ओम तथा 6 ओम समानांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका प्रभावी प्रतिरोध होगा। 3 रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो हम यहां पर 3 प्रतिरोध बना लेते हैं। पहला कितना है? 12 ओम, दूसरा 12 ओम और तीसरा जो है वो है 6 ओम। 6 ओम। हमें क्या करना है? इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? चूंकि हमें पता है कि हमारा पहला प्रतिरोध है 12 ओम, यानी कि R1 की वैल्यू 12 हो गई, ठीक है। R2 की वैल्यू 12 और R3 की वैल्यू 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी, इसको हम सही करते हैं। जो हमारा तीसरा प्रतिरोध है वो कितना है? वो है 6 ओम, ठीक है। अब हम हर बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 + 1 + 2 अपॉन में 12। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4/12, यानी कि 1/3 बराबर क्या है? 1/R, यानी कि R बराबर वैल्यू निकल के आई 3 ओम। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया है। अपने हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव से इसकी अक्षीय स्थिति में इसके कुछ दूरी पर स्थित एक आवेश बल F अनुभव करता है। यदि दूरी दोगुनी कर दें तब आवेश पर बल होगा। A given charge is situated at a certain distance from an electric dipole in the end-on position. Experience a force F if the distance of the charge is doubled. अगर हम डिस्टेंस ऑफ चार्ज को हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज विल बी। तो उसमें हमें फोर्स निकालना है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, अगर आपकी बात करी जा रही है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी कि 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे, ठीक। यानी कि हमने मान लिया कि चार्ज हमारा क्यू था, इक्वल और अपोजिट, यानी कि -q और +q। इससे कुछ दूरी पर एक आवेश है जो कि बल F का अनुभव करता है। इस चार्ज को हम मान लेते हैं है आपका Q0, ठीक है। अगर इसकी डिस्टेंस R है, इसकी डिस्टेंस R है, तो इस पे इंटेंसिटी होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में R की पावर 3, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जब ये R डिस्टेंस पे था तो इस पे फोर्स कितना था? F था। चलिए, हमको पता है कि E बराबर होता है F अपॉन में Q0। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका हो जाएगा F अपॉन में Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में R3। F बराबर 1/4
4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p q नॉट अपॉन में r की पावर 3। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है? ये फोर्स है जब ये r दूरी पर स्थित है। अगर हम इस डिस्टेंस को, अगर हम r को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चूंकि यहां पर दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ चार्ज इज डबल। अगर हम डिस्टेंस ऑफ चार्ज क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो हमारा फोर्स भी बदल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा फोर्स हो जाएगा F डैश 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p, अब r की जगह हम क्या रख देंगे, 2r की होल पावर 3। ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p, यहाँ 2r की पावर 3 थी, यानी 8r की पावर 3 F डैश। अब 1/8, चूंकि ये हमारा 8 है, 1/8 को हम ले लेंगे बाहर, 1/8 को हमने लिया बाहर। ये आपका हो गया अंदर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r की पावर 3। इक्वेशन नंबर 1 में हम देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में चूंकि हमें यहां देखना है कि हमारा जो ये चार्ज है ये Q नॉट है, तो यहां पर Q नॉट रहेगा आपका। अब ये वैल्यू बराबर है F के, यानी कि F अपॉन में 8, यानी कि जब आप डिस्टेंस को दुगना कर रहे हैं तो इस पे फोर्स हो रहा है F/8। ऑप्शंस अपने देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड? ऑप्शंस हमारे हैं फोर्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, टाइम वेरिंग फील्ड। ऑप्शन नंबर डी, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि जो समय परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र यानी कि टाइम वेराइंग फील्ड होगी वो क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगी। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, वो हमारे ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं, तो हम अगर उन्हें ऑप्शन देख के सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक स्व उत्प्रेरक वह है, एन ऑटो कैटलिस्ट इज। चूंकि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि हमें कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे ऑप्शन सॉल्व करेंगे। अब हम ऑप्शंस अपने देखेंगे। 1. Which speeds up the catalyst action? One of the product of a reaction act as a catalyst. One of the reactant act as a catalyst. Both the reactant act as a catalyst. देखो जो हमारा पहला ऑप्शन है जो कह रहा है कि जो उत्प्रेरक क्रिया को गति प्रदान करता है, यानी कि जो आपका कैटलिस्ट एक्शन होगा उसको क्या करेगा, स्पीड अप करेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट। दूसरा ऑप्शन अब देखते हैं। अभिक्रिया के उत्पादों में से एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्शन एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब देखो इसमें जो ये हमारा है ये तो हो जाएगा आपका ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। वन ऑफ द रिएक्टेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये भी एक ही बात कह रहा है, ये भी आपका हो जाएगा ऑटो कैटलिस्ट। ठीक, जो आपका अगला बोथ द रिएक्टेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दोनों अभिकर्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। तो इन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी उदाहरण है ऑटो कैटलिस्ट के। तो हम इसको क्वेश्चन को हम थोड़ा सही करते हैं। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ऑटो कैटलिस्ट नहीं है, नॉट। हमारा ऑटो कैटलिस्ट कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बी, सी और डी जो है वो क्या है,
वो ऑलरेडी ऑटो कैटलिस्ट को परिभाषित कर रहे हैं, डिफिनीशन दे रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा वो होगा राइट आंसर। ए जो आपका होगा ये क्या होगा, राइट आंसर। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ट्रायोड द्वारा वोल्टेज प्रवर्धन हेतु निवेशित सिग्नल किसके मध्य लगाया जाना चाहिए? फॉर वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन बाय ट्रायोड द इनपुट सिग्नल इज टू बी अप्लाइड बिटवीन। तो इसमें हम अपने ऑप्शंस देखेंगे। हमारे ऑप्शंस हैं प्लेट एंड कैथोड, प्लेट एंड ग्रिड, कैथोड एंड एलिमेंट, ग्रिड एंड कैथोड। यहां हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा कि फॉर वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन बाय ट्रायोड द इनपुट सिग्नल इज टू बी अप्लाइड बिटवीन। इनपुट सिग्नल किनके मध्य लगाना चाहिए? ग्रिड और कैथोड के बीच। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। जब हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था तक बढ़ाया जाता है तब व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, मतलब हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक बढ़ाया जा रहा है, तब क्या फर्क पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में? क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा? तो आप ये जान लीजिए कि जब हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। अगर वर्क हो रहा है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज करेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ऑप्शंस अपने हम आप देखते हैं। पहला ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता है, काइनेटिक एनर्जी घटाता है, काफी हद तक सही है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता है और काइनेटिक एनर्जी, देखिए यहां पर बढ़ता है, यहां पर डिक्रीज लिखा हुआ है, तो इसको हम सही करेंगे। बढ़ता नहीं, यहां ऑप्शन होना चाहिए आपका घटता है, क्योंकि यहां डिक्रीज की बात करी गई है और यहां इंक्रीज की बात करी गई है, तो यानी कि यहां हो जाएगा बढ़ता है। अभी मैंने आपको जिस हिसाब से बताया है तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी तो आपका सही नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बढ़ते हैं। पॉसिबल है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं। अगला ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों घटते हैं। ऐसा भी संभव नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी घटती है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, -13.6 n स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है, इसको आप कहीं लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलती रहे। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसी भी ताप पर फर्मी ऊर्जा वह ऊर्जा होती है। देखिए इसमें अपने ऑप्शंस हम देखेंगे। मैंने कहा है कि आपका जो यहां पर बात हो रही है फर्मी एनर्जी की बात हो रही है, फर्मी एनर्जी एट एनी टेम्परेचर, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। एट एनी टेम्परेचर फर्मी एनर्जी जो होगी वो एट विच एवरेज ऑक्यूपेंसी इज मैक्सिमम, मतलब उसका औसत भराव यानी कि एवरेज ऑक्यूपेंसी मैक्सिमम होगी। फर्मी एनर्जी क्या है? अगर फर्मी एनर्जी बात करें तो फर्मी एनर्जी सेमीकंडक्टर में द एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एट अ टेम्परेचर 0 केल्विन, ये आपकी क्या होती है? फर्मी एनर्जी होती है। याद कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। फर्मी एनर्जी चूंकि एक लाइन में आपको सीधे पूछ सकता है कि
फर्मी एनर्जी क्या है? 4 ऑप्शन देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर की बात करेंगे कि द एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एट अ टेम्परेचर 0 केल्विन। याद रखिएगा टेम्परेचर कितना है? 0 केल्विन। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर किस पर निर्भर करती है? इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन। देखो रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ऑप्शन अपने देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा कि जो रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है वो किस पे करता है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने की बात कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, अल्फा रेज हैव हाई आयनाइजेशन पावर, आइसोटोप्स आर ऑलवेज रेडियो एक्टिव, बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स कैथोड when the electric field is applied, gamma rays are negatively charged particle। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी तो आपका पहले ही गलत हो गया, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं होता है। बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स कैथोड, बिल्कुल नहीं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो बीटा रेज कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, बिल्कुल नहीं होती है। आइसोटोप्स आर ऑलवेज रेडियो एक्टिव, ये भी संभव नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। अब हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये ध्यान रखिए, अगर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और आप एलिमिनेट करना सीख गए हैं तो काफी हद तक आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। श्यानता गुणांक ईटा की विमा क्या होती है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अब इसकी डायमेंशन हमें बताना है, ये हमें याद होना चाहिए, हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसकी जो विमा होती है वो होती है ml की पावर -1 t की पावर -1। फॉर्मूला होता है आपका F बराबर माइनस ईटा a dv अपॉन dx। ये फॉर्मूला आप कहीं लिख लीजिए, F बराबर माइनस ईटा a dv अपॉन dx। ठीक है, याद रहेगा। तो जिसको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दे, जो भी आपके साथ CUET की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके साथ शेयर कर दे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।